नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। 2021 बजट आने वाला है और इस बजट को देखते हुए तमाम सेक्टर्स अपनी उम्मीदें, अपनी आशाएं वित्त मंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी क्रम में आज हम प्रॉपर्टी प्लस में तमाम तरह की जो भी उम्मीदें हैं, डेवलपर्स की, होम बायर की, इन्वेस्टर्स की, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो भी पहलू हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं और जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीनी तौर पर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो बजट के ऐलान में मैच करें और वित्त मंत्री तक ये उम्मीदें पहुंचे ताकि रियल एस्टेट को बूस्ट मिले और रियल एस्टेट को और बेहतर करने की कोशिश की जा सके। तो आज का जो हमारा शो है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स के लिए है। तमाम डेवलपर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे रियल एस्टेट को एक्चुअली क्या चाहिए जिससे रियल एस्टेट को एक नई रफ्तार मिले जो काफ़ी समय पहले चलती रहती थी। तो आज हमारे साथ जो डेवलपर्स हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर, वाइस प्रेसिडेंट नरेटको महाराष्ट्र। हमारे साथ हैं अशोक मोहनानी, प्रेसिडेंट नरेटको महाराष्ट्र। और हमारे साथ हैं संजय दत्त, MD CEO टाटा हाउसिंग। तो सर, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रॉपर्टी प्लस पर आए, आपने अपना समय दिया। राजन सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोविड के पहले और कोविड के साथ क्या जो चर्चाएं हैं आप लोगों ने वित्त मंत्री से की, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं रियल एस्टेट के ज़मीनी हालातों को देखते हुए, क्या चाहिए एक्चुअली में डेवलपर्स को जिससे रियल एस्टेट की गाड़ी बढ़ जाए? दीपक जी, आप ये राष्ट्रीय मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट से जो मुद्दे मांग रहे हैं, लेकिन उसके पहले मैं तहे दिल से और सारी इंडस्ट्री के तरफ से स्टेट गवर्नमेंट जो आज महाराष्ट्र की है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया हुआ था कि स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन और अब सोने पे सुहागा कहते वैसे कि प्रीमियम्स में भी 50% जो बेनिफिट दिया और वो 50% बेनिफिट भी उन्हीं लोगों को दिया है कि जो स्टैम्प ड्यूटी कस्टमर की भरेंगे उनके लिए। क्योंकि मैं ये इसलिए शुरुआत किया क्योंकि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट भी इससे कुछ सीख ले। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि इनकम टैक्स का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपया है और ये 2 लाख इतने बरसों से है कि पूछो मत। हमारी तो मांगे ये है कि पूरा का पूरा जितना भी उसका ब्याज लगता है जो भी आदमी घर लेता है, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ पहले मकान में दो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि दूसरे या तीसरे मकान में दो जिससे स्पेकुलेशन बढ़े। पहले मकान में उसका जितना भी ब्याज होता है पूरा ब्याज देना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानती है, अगर वो 10 लाख तक भी 2 लाख को 10 लाख तक बढ़ाए, अगर आपने इन्फ्लेशन रेट देखा होगा तो भी वो भी उतना बढ़ा होगा। ये सबसे पहली चीज है। बिल्कुल। दूसरी चीज जो ग्राहक के लिए सबवेंशन अरसों से चला आया हुआ था, चंद कोई 2-4 लोगों ने उसको मिसयूज किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारे इंडस्ट्री में गलत लोग नहीं है, लेकिन रेरा के बाद में सारे गलत लोग हट गए। अब जितने भी बचे हैं ना वो 100% अच्छे लोग हैं। अगर इनको सपोर्ट अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया तो वो भी मजबूरन बोलते हैं ना कि तकलीफ में आ जाएंगे। तो इसमें मेरा तहे दिल से लोगों का, मिनिस्ट्री में जो बैठे हुए हैं, जितने भी फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह बैठे हुए, उनका कहना है कि ये सबवेंशन फिर से चालू कर दो। ऐसे तो सर मांगे काफ़ी है जो काफी। अगर हम पॉइंट्स में देखें सर, मांगे कि क्या होनी चाहिए, वित्त मंत्री जब ऐलान करेंगे तो उनमें आप किन मांगों को अपनी उंगलियों पर गिन पाएंगे कि ये होनी ही चाहिए? अगर आप डेवलपर के लिए बता रहे हैं तो ATIB की जो स्कीम थी, ATIB की स्कीम इन्होंने रखी हुई थी और उस स्कीम में ऐसे रखा हुआ है कि वो स्कीम तो दी है लेकिन उस स्कीम में इतने पॉइंट्स डाले हुए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा है कि 45 लाख के ऊपर के आपके मकान नहीं होने चाहिए। तो जैसे 45 लाख में आज किसी भी सिटी में चले जाओ तो आपको मकान 45 लाख में नहीं मिलता। ठीक बात। तो हम चाहते हैं कि ATIB को अगर उनको देना है वो खुले मन से दे और उसके अंदर बोलते हैं ना कि इन्वर्टेड कोमा में जो भी कंडीशन डालते हैं वो कंडीशन निकाल दे कि ताकि वो आम आदमी को भी समझ में आवे। अगर आप देना चाह रहे हो तो मतलब दिल से दो, शर्तें साफ हों, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। मोनानी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 2020 Q4 में डिमांड देखने को मिली, नो डाउट बहुत अच्छी डिमांड थी कोविड के दौरान, लेकिन ज़्यादातर जो जानकार हैं उनका मानना था कि ये जो डिमांड है वो पेंट अप डिमांड है। इससे रेगुलर डिमांड में कैसे बदला जाए? क्या कुछ सरकार को ऐलान करने चाहिए ताकि वो डिमांड बराबर बनी रहे? जैसे राजन भाई ने बताया कि अगर वित्त मंत्री ये कंसिडर करे कि भाई 2 लाख जो लिमिट है वो बढ़ा जाए, एंडलेस हो जाए, तो उससे जो परचेसर है उसकी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। लोन टू वैल्यू जिसको हम लोग LTV बोलते हैं, लोन टू वैल्यू मतलब बहुत ही कम है, उसको एटलीस्ट 90% कर दे। उसमें जो कॉस्ट यानी कि स्टैम्प ड्यूटी एक कॉस्ट आता है,
टैक्सेस कॉस्ट आते हैं उसको भी इंक्लूड कर देवे तो एक कैपेसिटी बढ़ जाएगी परचेसर की। अगर परचेसर ले पाएगा तभी ये डिमांड और ही मतलब तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि 43 CA सेक्शन जो है उसमें दीपक जी आपको पता है कि भाई 2 करोड़ तक अभी उन्होंने अमेंडमेंट किया 6 महीने तक का कि 2 करोड़ तक का जो वैल्यू है उसके ऊपर 20% अगर डिफरेंस होए रेडी रिटर्न वैल्यू से तो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो ये मतलब एडमिट तो करती है गवर्नमेंट के 20% एक्सेप्ट करेंगे, तो ये 6 महीना क्यों, 2 करोड़ क्यों? हर एक प्रॉपर्टी का रेडी रिटर्न अगर उन्होंने रैशनलाइज किया तो कैपेसिटी इंसान की बढ़ जाएगी फ्लैट परचेसर की और वो ले पाएगा, इसलिए डिमांड इंक्रीज होगा इससे यार। बिल्कुल संजय सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ाने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें तो लिक्विडिटी आसान करने की बात होती है, मांग होती है कि भाई लिक्विडिटी आसान की जाए रियल एस्टेट को स्मूथली चलाने के लिए, तो लेकिन मांग की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों बार बार मांगने की ज़रूरत होती है? क्यों ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है जिससे लिक्विडिटी आराम से आती रहे और प्रोजेक्ट बनते रहें? अगर आप एक छोटा सा मुद्दा लें, डेवलपर की लिक्विडिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। लोन हमारे यहाँ 10% से 18% तक डेवलपर्स देते हैं। ये इस सेक्टर के साथ अन्याय है मेरे हिसाब से। किसी भी कंट्री में इतना हाई इंटरेस्ट रेट किसी सेक्टर को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लगाना, वो सेक्टर वायबल हो ही नहीं सकता है। तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जो रिप्यूटेड कंपनीज हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। अब सपोज मानी चानी कंपनी, अब राजन जी ने बताया कि अब तो रेरा के बाद सिर्फ रिप्यूटेड डेवलपर ही बचे हैं। अगर वो रिप्यूटेड हैं तो उनकी रेटिंग अच्छी है। अगर उनकी रेटिंग अच्छी है तो बैंक्स का जो रिस्क वेटेज है वो कम होना चाहिए। अगर वो रिस्क वेटेज कम होगा तो वो जो 10 से 12% ब्याज लगाते हैं सरकारी बैंक और NBFCs तो 18 और 20 तक जाते हैं, तो वो कम से कम 4-5% कम हो जाएगा, प्रोविजनिंग कम हो जाएगी। लोन टू वैल्यू के साथ भी लिंक कर सकते हैं। तो सपोज अगर मेरा लोन बहुत ही कम है तो रिस्क कम हुआ बैंक का, तो उसके हिसाब से भी ब्याज कम हो सकता है। तो ये तो सिर्फ एक ही मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आप अफोर्डेबल किसको कहते हैं, एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। अब सरकार की डेफिनेशन अलग है, बॉम्बे में अफोर्डेबल की डेफिनेशन अलग है, दिल्ली में अलग है। सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर एक सिटीजन ऑफ इंडिया जो सरकार को टैक्स दे रहा है, मतलब कि 5 लाख की इनकम से ऊपर, और वो सारे सैलरी क्लास तो बेचारों की संख्या से ही टैक्स कट के सरकार को चला जाता है, हर महीने जाता है जी, उनको डिजर्व नहीं करता क्या इंसेंटिव मिलना? चाहे वो ATIB का इंसेंटिव बोले जो राजन जी कह रहे थे, या सबवेंशन स्कीम्स, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम मिले, या उनको इंटरेस्ट ब्याज वो दे रहे हैं और कुछ वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि ओल्ड एज में उनको कुछ इनकम आए और वो सस्टेन कर सकें अपने आप को, तो उसके ऊपर नोशनल टैक्स थर्ड प्रॉपर्टी का ना लगाएं जी। आप उसका जो ब्याज है उस इनकम से उनको काटने की आज़ादी दे दें। तो अगर ये टैक्स रिलीफ मिलते हैं, लिक्विडिटी रिलीफ मिलते हैं, तो डेवलपर्स यकीनन सारे बेनिफिट कस्टमर को प्रेजेंट कर पाएंगे और ये बहुत ही अफोर्डेबल होम जो कुछ सपना है वो पूरा हो पाएगा। उसके बगैर अफोर्डेबल होम सिर्फ एक सपना ही रहेगा। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि अगर टैक्स कम होते हैं तो उसका फ़ायदा ग्राहकों तक पहुंचेगा, ये अच्छी बात है। शायद आपकी बात पर अमल हो इस बार बजट में। राजन सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की बात काफ़ी लंबे समय से हो रही है, उम्मीद है इस बजट उस पर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात जो है कि रेंटल हाउसिंग में जो ROI है उसको लेकर कोई सटीक कैलकुलेशन अभी सामने नहीं आई है, क्योंकि कई डेवलपर से बात करने के बाद ये निकल के आ रहा है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग तो हम बनाएं लेकिन ROI ही निकलेगा नहीं तो हम उसमें इंटरेस्ट कैसे लेंगे? तो आपके हिसाब से ये क्यों हो पा रहा है, क्यों कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है? सर, कोई भी आप स्कीम बनाओ तो ओवरनाइट स्कीम तो चलती नहीं है या उसको ये नहीं होती है। तो और इस स्कीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आज अपने रियल इस्टेट में और अपने कंट्री में, लैंड एक चीज़ है। जो लैंड है ना, लैंड के रेट्स बहुत ज़्यादा है। तो जब अगर आप पकड़ोगे और इसमें अगर आपने उन्होंने उस लेवल पर अगर रेंट रखा तो वो अफोर्डेबल नहीं होगा माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो इसमें हमने एज नेरेडको की तरफ से हमने सुझाव भी दिए हुए कि जितने भी
कॉरपोरेशन बोलो या म्यूनसिपाल्टी बोलो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी ज़मीन है या एमिनिटी के लिए जो ज़मीन मिलती है, उन ज़मीन सरकार ने, कॉरपोरेशन ने ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में देना चाहिए। तो जिससे क्या होगा कि लैंड कॉस्ट कम हो जाएगी। आज जो डेवलपर आगे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि लैंड ही इतनी महंगी है, तो वायबल नहीं होता है। सी आज एक चीज़ समझो कि डेवलपर यहाँ पर कोई भी बेसिक क्या होता है कि वो आया है बिजनेस करने को, तो अगर उसको मुनाफा नहीं मिलेगा तो कोई आदमी नहीं करने वाला। किसी भी, अगर आप एक ठेले वाला भी देखो, अगर रोज के शाम अगर उसको पैसे नहीं मिलने वाले हो तो दूसरे दिन ठेला नहीं लगाएगा। ठीक बात है, सीधी सी बात है कि अगर प्रोजेक्ट में या किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी क्यों करेगा। मोनानी साहब, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि इंडस्ट्री स्टेटस का दर्जा अभी भी रियल एस्टेट को नहीं है, जिसके लिए लंबे समय से आप लोग बातचीत कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय में भी आप लोगों ने मुलाकात की, अलग अलग मिनिस्टर से मुलाकात की कि इंडस्ट्री का दर्जा मिले, ताकि जो फॉरेन फंड है जो दूसरे सेक्टर्स में शिफ्ट हो जाता है वो रियल एस्टेट में लगे। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कतें आ रही हैं इंडस्ट्री स्टेटस देने के लिए? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बारी वो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे कि इंडस्ट्री स्टेटस आवे। बिकॉज आपको पता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है आफ्टर एग्रीकल्चर और एट पार विद एग्रीकल्चर, हम लोग सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हमारे पास में है। तो हम पूरा विश्वास है कि ये उनको कंसिडर करना ही चाहिए, जिससे ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम भी पूरा होगा। और जैसे राजन भाई ने बताया कि रेंटल हाउसिंग के बारे में फिर एक पॉइंट ऐड करूंगा राजन भाई का, कि एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगा तो ही चलेगा। बिकॉज एज अ स्ट्रेटा ये चलने वाला नहीं है रेंटल हाउसिंग, क्योंकि लैंड कॉस्ट इतना ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट को कंसिडर ही करना चाहिए कि भाई कैसे वो हमारे साथ में हाथ से हाथ मिला करके रेंटल हाउसिंग का सपना पूरा करे, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग सपना पूरा करे। बिल्कुल। संजय सर, आपसे समझना चाहेंगे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात लंबे समय से हो रही है और नो डाउट पिछले कुछ वर्षों में सिंगल विंडो क्लियरेंस पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी भी वो काम काफ़ी नहीं है, नाकाफ़ी। अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी अप्रूवल्स में एक साल या उससे भी ज़्यादा का समय लगता है। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर से आप कहना चाहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे सिंगल विंडो क्लियरेंस को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए? देखिए, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का योगदान जरूरी है। उसके बगैर, बिकॉज लैंड की जुरिस्डिक्शन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रोल पे है जी। सरकार के पास या तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रेलवेज, पोर्ट, उन्हीं का लैंड होता है, या एयरपोर्ट अथॉरिटी का लैंड होता है। तो हर एक सिटी में पकड़ेंगे तो उनके पास कुछ लैंड होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड सरकार का कंट्रोल नहीं होता है, स्टेट का होता है। तो मैं समझता हूँ उसके स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक मॉडल पॉलिसी अगर वो निकालें और उसकी शुरुआत करें वन सिंपल स्टैम्प ड्यूटी रेट अक्रॉस द कंट्री। अगर जीएसटी अगर इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है तो आप जीएसटी में स्टैम्प ड्यूटी को इंक्लूड कर लो ना, स्टैम्प ड्यूटी को जीरो कर दो आप। कोई स्टेट गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी नहीं चार्ज करेगी। एक तो कस्टमर को कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई मेरे को एक टैक्स बच रहा है जी, रियल एस्टेट अट्रैक्टिव हो जाएगा। जो विदेशी लोग यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। अगर उसको सिंप्लीफिकेशन करते हो, एक सिंपल पॉलिसी एफडीआई में अगर परिवर्तन करें। अभी तक रियल एस्टेट एफडीआई पॉलिसी जो है वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में है या रेडी बिल्ड प्रोजेक्ट्स में है, कमर्शियल में जी। लेकिन रेडी टू मूव इन्वेंट्री रेजिडेंशियल में नहीं है। अगर विदेशी इन्वेस्टर रेडी इन्वेंट्री को परचेस कर सके और डेवलपर्स आई एम श्योर जिनको लिक्विडिटी चाहिए वो उसको 15-20% डिस्काउंट पे अगर उस विदेशी इन्वेस्टर को बेचते हैं तो रातों रात 2.5 लाख करोड़ का जो इन्वेंट्री इंडिया में स्टक है, जिसकी वजह से सरकार डिस्ट्रेस फंड खोल रही है। और ऐसे करीबन 5-6 फंड और चाहिए होंगे मेरे ख्याल से, बिकॉज डिमांड कम से कम 4 लाख करोड़ तक की हो सकती है। तो मेरे ख्याल से वो लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, अनलॉक होगी। और दूसरा जो मुद्दा था, जो ब्याज का दर अगर कम हो जाएगा, इन सब से काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और डिमांड में बढ़ोतरी होगी ओवरऑल इस सेक्टर। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि जो रेडी टू मूव इन्वेंट्री है उसमें अभी भी एफडीआई में शायद नियम अभी साफ नहीं है, जिस पर शायद बात चल भी रही है। आप लोगों ने मुलाकात भी की थी और कुछ गाइडलाइंस आई भी थी उसमें। उम्मीद है इस ऐलान में कुछ हो जाए।
राजन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरह से स्टैम्प ड्यूटी कम हुई, जिस तरह से प्रीमियम कट हुआ, जिसका भी आपने जिक्र भी किया, तो अब जब ऐलान देश के बजट का हो रहा है उसके ठीक बाद हम राज्यों का बजट भी देखेंगे, तो क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि राज्य भी अपने जो दरें हैं, जो प्रीमियम्स हैं, उनमें कटौती करें ताकि जो रियल एस्टेट का रिजल्ट यहाँ महाराष्ट्र में देखने को मिला वो दूसरे राज्यों में मिले? क्या आप लोग संगठन के तौर पर राज्य सरकारों से मुलाकात कर रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं दरें घटाने के लिए? सर, हमने तो सिर्फ बातचीत नहीं की, हमने तो पूरा डाटा बना के हर स्टेट को दिया हुआ है। लेकिन आज क्या होता है कि हर स्टेट में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कर्नाटक ने किया, लेकिन ये सरकार का हालत क्या है, जहाँ वहाँ बैठे हुए जो भी अफसर है वो ये सोचते हैं कि बिल्डर को कुछ भी देना मतलब उनको ऐसा लगता है कि खुद की जेब से निकाल के दे रहे हैं। तो मैं आपके यहाँ पर हाथ जोड़ के उसको विनती करना चाहता हूँ, ऐसे मत सोचो, क्योंकि हम भी एक इंडस्ट्री ही है और हम आज रोटी, कपड़ा और मकान, तो सबसे अहम पहलू है इंसान के ज़िंदगी का मकान, वो हम बना के दे रहे हैं लोगों को। तो ये जिस दिन जो अफसर बैठे हैं उनके दिमाग से ये निकल जाएगा ना, सारे स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र के जैसे सोचने लगेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल ये देना चाहता हूँ कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी स्टैम्प ड्यूटी कम की, लेकिन उन्होंने उसमें एक कंडीशन डाल दी कि सिर्फ 20 लाख के तक के मकान को ही स्टैम्प ड्यूटी कम करेगा। अब आप सोचो 20 लाख में क्या मकान मिलेगा और कहाँ मिलेगा? मतलब उसको मकान मिलेगा अगर वो सिटी से अगर 15 और 20 किलोमीटर दूर मिलेगा तो वो आदमी आने जाने में उसके एक तो वक्त गलाएगा, मतलब उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी आने जाने में टाइमिंग के हिसाब से। दूसरी बात है कि उसको मकान भी छोटा मिलने वाला है। बिल्कुल। तो मेरा सिंपल कहना है कि ये वित्त मंत्री ने, और यहाँ पर मैं एक चीज़ बधाई देना चाहता हूँ वित्त मंत्री को, जो उन्होंने ECLGS स्कीम निकाली। ECLGS स्कीम की वजह से जिस भी इंसान का 28 फरवरी 2020 में जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग था उसका 20%, और आप मानोगे नहीं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे तो सच्ची हम बैठे हुए कुर्सी में से खड़े हो गए ऐसी, क्योंकि हमको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 8.5 से 10.5% में। चूँकि जबकि हम पहले बोलते कि 15 से 18 तक का हमारे नाक से पैसे दे रहे थे, ब्याज दे रहे थे, तो ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि, और ऐसी स्कीम ये अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट गारंटी देवे तो फाइनेंस बहुत सस्ता हो जाएगा। ठीक बात। मोनानी साहब, आपसे मेरा सवाल होगा कि भारत में इंटरेस्ट रेट और रेंटल यील्ड का जो गैप है, जो हम लोग अभी बात भी कर रहे थे सर, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब हम लोन लेते हैं तो उसका ब्याज काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर वही फ्लैट जब हमारा रेंट पे जाता है तो उसमें रेंटल यील्ड हमको बहुत थोड़ी सी मिलती है। ये भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम करता है लोगों का घर खरीदने के लिए या हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो इस गैप को कैसे कम किया जाए? क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो शायद हम अकेली कंट्री होंगी जिसका सबसे ज़्यादा है ये डिफरेंस। तो अभी हाल में ही जो उन्होंने हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट कम किया, अभी 60% से भी कम है, 0.75% के आसपास है, तो वो एक बहुत अच्छा मूव है वित्त मंत्री की तरफ से। लेकिन हमारी मांग यही रहेंगी कि इंटरनेशनली ये 3 या 4% के ऊपर है नहीं। अगर वो गैप कम हो गया, जैसा आप बोल रहे हो, अगर ये 4% हो गया और रेंटल भी अपने को 2.5-3% में मिलता है हाउसिंग पे, तो ये डेफिनेटली ये एक बूस्टर रहेगा डिमांड के लिए। तो ये हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, कि कैसे उनको ये कम करना ही चाहिए, ये गैप कम करना ही चाहिए, तभी जाके मिलेनियल्स भी, अभी आजकल तो मिलेनियल्स भी डिसीजन ले रहे हैं, बिल्कुल, तो तभी जाके मिलेनियल्स को भी इंटरेस्ट होगा कि भाई हमारा घर हमेशा हमारा रहेगा, हमको लेना ही चाहिए। ये मतलब ये गैप इसी तरह से कम होगा। एक और बात जो आपने जो राजन भाई से पूछा, मैं उस पर ऐड करूँगा कि हमारी मुलाकात हुई थी हाउसिंग मिनिस्टर, यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी से, तो उन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट किया कि भाई महाराष्ट्र इज़ ए लीडर, और हर एक स्टेट को उन्होंने विनती किया कि भाई आप लोग भी वही फॉलो करो जो महाराष्ट्र ने किया हुआ है। करेक्ट सर। संजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ कॉम्प्लीमेंट करना चाह रहा था जो इन्होंने बोला। देखिए, जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। अगर सरकार इन्फ्लेशन को नीचे रखती है तो सब कुछ नीचे रहेगा। हाँ, बैंक्स ट्रांसफ़र नहीं कर रहे सस्ते ब्याज पे डेवलपर को या कंज्यूमर को, वो बात दूसरी है, वो भी एक हमने मुद्दा रखा था सरकार के सामने। लेकिन अगर इन्फ्लेशन फिर से बढ़ गई, जैसे अभी हाल में थोड़ी न्यूज़ भी मिली है और कुछ इकोनॉमिस्ट ने कंसर्न भी बोला है, तो ब्याज तो बढ़ जाएगा और EMIs महंगी हो जाएंगी। तो एक तरफ सरकार को डिमांड क्रिएट करनी है, जॉब्स क्रिएशन, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर भी जॉब क्रिएट करता है, बिल्कुल, उसका भी योगदान होता है।
बाकी सेक्टर भी योगदान करेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह वगैरह। आईटी सेक्टर टॉप 8 सिटीज़ में डिमांड क्रिएट करता है ऑफिस की और जॉब्स की। सनसेट क्लॉज आ चुका है SEZ का, शायद कुछ और इंसेंटिव्स अगर सरकार या तो SEZ बेनिफिट एक्सटेंड कर दे 2-4 साल के लिए। भाई जो चीज़ जो सेक्टर अच्छा कर रहा है, जिसकी वजह से शहरों में प्रगति हुई है, उसको क्यों स्टॉप कर रहे हो आप? ठीक बात है सर। इसी में मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्योंकि फिक्की से भी जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जो डेवलपर्स हैं पैन इंडिया, उनका जो प्राइमरी फोकस है वो बड़े शहरों में है, मेट्रो सिटीज़ में है। टीयर 2 सिटीज़ में इस वक्त हमने देखा डिमांड काफ़ी अच्छी निकली, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की वजह से भी लोगों को ये समझ में आया है कि अब टीयर 2 सिटीज़ में भी हम ऑप्शन रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर दूर शहरों में बड़े घर हम ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम मेट्रो सिटी में किसी छोटे घर में रहें। तो टीयर 2 सिटी की तरफ सरकार का फोकस कैसे बढ़ेगा, कैसे वहाँ पर डिमांड क्रिएट होगी और बेहतर करने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, जैसे हमने मुद्दा दिया एक आपका कि अगर आप इतनी दूर जगह के आप अफोर्डेबल होम बनाएंगे तो उसका आने जाने में ही खर्चा और टाइम लग जाएगा जी। अगर आप टीयर 2 सिटीज़ को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जॉब क्रिएट करिए, वहाँ पे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, हाईवे दीजिए, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी दीजिए, तो वो सेक्टर वहाँ जाएंगे। वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अगर उस रीजन को प्रमोट करती है, अब जैसे हम एक टाइम पे हम सोच रहे थे नागपुर को बहुत बढ़ावा मिलेगा, मिहान प्रोजेक्ट बनाया गया था वहाँ पे नागपुर में 300-400 एकड़ से ऊपर का है, अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, वैसे ही है। वैसे ही है। उसका रीज़न एक और है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ जो हैं वो टीयर 1 के बाहर ही बन गई हैं। आप व्हाइटफील्ड लें तो बेंगलोर का अब देवनाली बन गया है टीयर 2 सिटी, पुणे का टीयर 2 सिटी हिंजेवाड़ी बन गया है, गुड़गांव का सिटी मानेसर बन गया है, कलकत्ता का राजाहाट बन चुका है, अहमदाबाद का गांधीनगर बना हुआ है जो कि कैपिटल है। तो वो तीसरी और थर्ड सिटी में जाएगा कौन? और वो इसलिए नहीं जा रहे कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पे कोई ध्यान नहीं दिया है। हाँ, लेकिन पिछले कुछ बजटों में अगर हमने देखा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ बड़े ऐलान हुए, हालांकि उन पर काम भी हुआ। वक्त थोड़ा सा कम है तो हमें इस शो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। हालांकि बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने एंगल से, डेवलपर के एंगल से काफ़ी कुछ बातें रखी जो वित्त मंत्री के पास जाएंगी। वित्त मंत्री इस पर गौर करें, डेवलपर्स की इन बातों पर थोड़ा सा अमल करें। अगर ऐलान बजट में जो ऐलान होते हैं उनमें अगर इन चीज़ों को शामिल किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि डेवलपर भी एक्सेप्ट करते हैं कि रियल एस्टेट का जो मूड है, रियल एस्टेट की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी अलग होगी। बड़ी बात जो है ये अनसोल्ड इन्वेंट्री को खपाने के लिए ध्यान दिया जाए, लिक्विडिटी को आसान किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि डिमांड जनरेट होती कहाँ से? डिमांड जनरेट होती है एक होम बायर से। होम बायर को रोज़गार मिले और उसकी नौकरियां बराबर चलती रहें, तो जाहिर सी बात है कि उसके जब होम बायर के अंदर डर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि होम बाइंग करना और आसान होगा। तो आज इस शो में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय दिया, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि प्रॉपर्टी प्लस के जरिए रियल एस्टेट के और भी दूसरे पहलुओं पर हम फोकस करें, ध्यान दें, ताकि रियल एस्टेट को बेहतर करने के लिए जिन चीज़ों को उठाने की ज़रूरत है हम आप तक लेकर आएँ, आपकी नज़र में लेकर आएँ, वित्त मंत्री की नज़र में लेकर आएँ, ताकि रियल एस्टेट को एक बेहतर बूस्ट मिल सके। आज इस शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट के लिए बिजनेस जगत के आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।